दोस्तों आज की इस वीडियो में बात होगी देश के उस नेता के बारे में जो न तो इस देश का पीएम है और न तो किसी स्टेट का सीएम है, लेकिन शोहरत ऐसी है कि शायद आज भारत में कोई ऐसा इंसान होगा जो इस नेता को नहीं जानता होगा। दोस्तों इंडियन हिस्ट्री में शायद यही एक पहला इंसान होगा कि किसी भी गैर पीएम या गैर सीएम को इतनी शोहरत नसीब हुई होगी। हम बात करेंगे उस इंसान की जो जिस न्यूज़ चैनल पर कदम रखता है तो उस न्यूज़ चैनल की टीआरपी आसमान को छूने लगती है। इंडिया का हर न्यूज़ चैनल आज के दौर में हर बड़े मुद्दे पर इस इंसान को अपनी टीवी चैनल पर ज़बरदस्ती बिठाना चाहता है ताकि इस इंसान के ज़रिए से उसकी भी रोज़ी रोटी चल सके। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की। चाहे बात लोकसभा के इलेक्शन की हो या किसी भी आम चुनावी रैली की हो, असदुद्दीन ओवैसी के बोलने का अंदाज नहीं बदलता। असदुद्दीन ओवैसी का नॉलेज और उसकी दलील ऐसी मजबूत होती है कि उनके विरोधी भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। जब भी असदुद्दीन ओवैसी किसी मंच पर भाषण देने के लिए जाते हैं तो लोग लाखों की तादाद में उनका भाषण सुनने के लिए आते हैं। उनके विरोधी भी उनका भाषण सुनने के लिए आते हैं क्योंकि उनका मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी इस दौर में पूरे इंडिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नेताओं में से एक नेता है। आज पूरे इंडिया में शायद ही कोई ऐसा नेता मौजूद होगा कि नॉलेज, दलील और स्पीच देने के मामले में असदुद्दीन ओवैसी का मुकाबला कर सके। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी कौन है और बचपन से लेकर आज तक उनका राजनीतिक सफ़र कितना मुश्किल और कितना आसान रहा है। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर वो असदुद्दीन ओवैसी जो कॉलेज के बहुत अच्छे क्रिकेटर हुआ करते थे, इतने अच्छे क्रिकेटर कि इंडिया की टीम में खेलने का सपना भी देखने लगे थे, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा मोड़ आया कि वो क्रिकेटर तो नहीं बन सके लेकिन इंडिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक नेता बन गए। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें बताने वाले हैं जो यकीनन आज से पहले आपने नहीं सुनी होगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक भी करें ताकि नॉलेजेबल वीडियो का ये सिलसिला जारी रख सकें। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी की पैदाइश हैदराबाद के शहर में 13 मई 1969 में हुई थी। असदुद्दीन ओवैसी के वालिद यानी फादर का नाम सलाहुद्दीन ओवैसी था और उनकी मां का नाम नजमुन्निसा था। असदुद्दीन ओवैसी के एक भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को भी आप ज़रूर जानते होंगे जो हमेशा अपने जोशीले बयानों की वजह से लाइट में रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद की यूनिवर्सिटियों में से एक मशहूर यूनिवर्सिटी उस्मानिया से अपना बीए कंप्लीट किया था। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि असदुद्दीन ओवैसी को बचपन में ही क्रिकेट से ही बड़ी दिलचस्पी थी और कॉलेज के दिनों में एक अच्छे क्रिकेटर थे। असदुद्दीन ओवैसी अपनी टीम में एक फास्ट बॉलर की हैसियत से खेला करते थे और यकीनन ओवैसी एक अच्छे फास्ट बॉलर थे। क्रिकेट में उनकी काबिलियत का अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि बहुत कम उम्र में ही असदुद्दीन ओवैसी का सिलेक्शन अंडर 25 क्रिकेट टीम में हो गया था और बाद में उनका सिलेक्शन साउथ जोन यूनिवर्सिटी में भी हो गया था। असदुद्दीन ओवैसी के साथ खेलने वाले प्लेयर आज भी ये बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी इतने अच्छे बॉलर थे कि हर इनिंग में 4 से 5 विकेट अकेले लिया करते थे। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी की बॉलिंग अपने कॉलेज के दिनों में बेंगलोर की तरफ से खेलने वाले वेंकटेश प्रसाद की टक्कर की मानी जाती थी। वेंकटेश प्रसाद जो आगे जाकर इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के बहुत बड़े बॉलर भी साबित हुए हैं। कहा जाता है कि एक बार असदुद्दीन ओवैसी और वेंकटेश प्रसाद का आमना सामना भी हुआ था, जिस मैच में वेंकटेश प्रसाद बहुत कुछ नहीं कर पाए थे मगर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मैच में 6 विकेट लेकर सनसनी मचा दी थी। ये वो दौर था कि उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी के दिल में सियासत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी के फादर यानी पिताजी और दादा बहुत बड़े नेता थे और आज़ादी के बाद से ही हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के ख़ानदान का सियासत में एक अहम रोल था। सियासत में उनके घर की एक अलग पकड़ थी। तो असदुद्दीन ओवैसी की सोच बदली, उनका मकसद बदला। असदुद्दीन ओवैसी ने अचानक ये फैसला किया कि अब वो क्रिकेट
का शौक़ छोड़कर अब वो लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, और वो भी इंडिया में नहीं बल्कि लंदन जाकर। बस इस फैसले के बाद वो लॉ की पढ़ाई के लिए लंदन की तरफ रवाना हो गए। तो दोस्तों, वैसे तो ओवैसी की फैमिली इतनी अमीर थी कि लंदन के पढ़ाई का खर्च उठाने में उनको ज़रा भी दिक्कत न होती, लेकिन इसके बावजूद असदुद्दीन ओवैसी ने लंदन की पढ़ाई का खर्च खुद उठाने का फ़ैसला किया। असदुद्दीन ओवैसी खुद इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने लंदन में पढ़ाई की थी, उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ जॉब भी की थी। लंदन में अपनी पढ़ाई का खर्च उन्होंने नौकरी करके उठाया था, और ये फ़ैसला उनकी फैमिली का नहीं था बल्कि उनके खुद का ये फैसला था। दोस्तों, 1992 या 93 में बैरिस्टर की डिग्री लेकर असदुद्दीन ओवैसी लंदन से इंडिया में वापस आए। इंडिया में आते ही उनके फादर सलाहुद्दीन ओवैसी ने उनको राजनीति में उतारने का फैसला किया। असदुद्दीन ओवैसी के फादर सलाहुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से 1994 में टिकट दिया। असदुद्दीन ओवैसी 1994 में विधानसभा का इलेक्शन लड़कर और इस इलेक्शन को जीतकर उन्होंने विधानसभा में एंट्री ली। दोस्तों, अगर बात की जाए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM के बारे में, तो आपको बताते चले कि ये कोई नई पार्टी नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा पुरानी पार्टी है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी जो है वो आज़ादी से पहले उसकी बुनियाद रखी गई थी, यानी आप 1930 में इसकी बुनियाद रखी गई थी, और इस पार्टी का भारत की आज़ादी में भी बड़ा योगदान रहा है। उस दौर में इस पार्टी की बुनियाद रखी थी नवाब महमूद नवाज़ खान ने, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो नवाब महमूद नवाज़ खान इंडिया छोड़कर पाकिस्तान चला गया। इस पार्टी की कमान उसके बाद कासिम रिजवी के पास आ गई थी। वही कासिम रिजवी था कि जिसने इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हुई थी और इंडियन गवर्नमेंट ने फिर उसको कैद की सलाखों के पीछे डाल दिया था। तकरीबन 8 या 9 साल कैद में काटने के बाद जब उसको रिहाई मिली तो ये फ़ौरन पाकिस्तान भाग गया। उसके बाद ये पार्टी तनहा रह गई। इंडियन गवर्नमेंट ने उस वक्त इस पार्टी पर बैन लगा दिया था, और किसी पार्टी पर बैन लगना उस दौर में कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि MIM के अलावा उस दौर में RSS जैसी पार्टियों पर भी बैन लगाया गया था। 57 में जब इस पार्टी से बैन हटाया गया तो इसकी कमान एक नए इंसान ने संभाली, जिसका नाम था अब्दुल वहीद ओवैसी। दोस्तों, ये कोई और नहीं था बल्कि असदुद्दीन ओवैसी के दादा थे। उन्होंने कई साल इस पार्टी को मजबूत बनाने में बड़ी शिद्दत से मेहनत की, और उनके इंतकाल के बाद इस पार्टी की कमान उनके बेटे यानी सलाहुद्दीन ओवैसी ने संभाली, जो असदुद्दीन ओवैसी के फादर थे। सलाहुद्दीन ओवैसी 1 या 2 बार नहीं बल्कि लगातार 6 बार सांसद चुने गए थे। 1999 में जीतने के बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि अगले इलेक्शन में वो अपने सेहत की वजह से नहीं लड़ पाएंगे, तो उन्होंने अपनी MP की सीट अपने बेटे असदुद्दीन ओवैसी को, जो पहले से विधायक बने आ रहे थे, उन्हें दे दी। यकीनन उनका ये फ़ैसला सबसे अच्छा फ़ैसला साबित हुआ। 2004 में असदुद्दीन ओवैसी पहली बार हैदराबाद से सांसद चुने गए। 2004 में लोकसभा का इलेक्शन जीतना था, बस उसके बाद तो असदुद्दीन ओवैसी की काबिलियत की वजह से उनकी शोहरत में 4 चांद लग गए। असदुद्दीन ओवैसी 2004 का इलेक्शन जीतने के बाद जब पहली बार लोकसभा में गए तो शायद किसी को भी यह अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले दौर में ये सीधा साधा इंसान अपने ऊपर इतना भारी पड़ने वाला है। प्रचार के बाद से असदुद्दीन ओवैसी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार एक के बाद एक कामयाबियों की सीढ़ियाँ चढ़ते गए। 2004 के जीतने के बाद हर इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी ने बड़े फासले से कामयाबी हासिल की है और हैदराबाद से लगातार 4 बार सांसद बन चुके हैं। और उसके अलावा हैदराबाद की 7 विधानसभा की सीटें हैं, वो भी सारी की सारी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पास है। यानी अगर ये कहा जावे कि हैदराबाद की राजनीति में ओवैसी की इजाज़त के बगैर एक परिंदा भी पर नहीं मारता है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। साथ ही साथ मैं
आपको बताता चलूं कि असदुद्दीन ओवैसी कुछ आरोपों की वजह से जेल भी काट चुके हैं। हालांकि राजनीति में ये एक आम बात हुआ करती है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा बड़ा नेता होगा जिसने जेल का मुंह न देखा हो। दोस्तों 1996 में असदुद्दीन ओवैसी ने एक फरहीन ओवैसी नाम की लड़की से शादी की और आज असदुद्दीन ओवैसी की 6 औलाद हैं, जिनमें से उनकी 5 बेटियां और 1 बेटा है। असदुद्दीन ओवैसी जब भी हैदराबाद में आते हैं तो 4 से 5 घंटे अपने ऑफिस में गुजारते हैं और इस दौरान वो लोगों की मुलाकात करते हैं और उनकी परेशानियों को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के बहुत सारे हॉस्पिटल और बहुत सारे स्कूल हैं और इन हॉस्पिटल में ज़्यादातर फ्री में इलाज किया जाता है और स्कूल में बच्चों को फ्री में ज़्यादातर पढ़ाया जाता है और इन सारी चीज़ों को उनके छोटे भाई यानी अकबरुद्दीन ओवैसी संभालते हैं। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी अपने अक्सर भाषणों में दलित, मुस्लिम और नीची कौमों की आवाज़ उठाते हुए नज़र आते हैं और संसद में भी सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाले सांसद है और संसद में अक्सर इन्हीं की बातों का चर्चा होता है, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो या फिर कश्मीर का मुद्दा हो या फिर CAA और NRC जैसे मुद्दे हो। इन तमाम मुद्दों पर अक्सर असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में ऐसी मजबूत दलीलें पेश की है कि किसी भी सांसद के लिए जवाब देना नामुमकिन बन गया है। असदुद्दीन ओवैसी हमेशा बीजेपी पार्टी की मुखालिफत करते हुए नज़र आते हैं, साथ साथ वो कांग्रेस को भी नहीं बख्शते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस के ज़रिए से मुसलमानों को हमेशा नुकसान हुआ है और कांग्रेस मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करता है और कांग्रेस ने कभी मुसलमान को कुछ भी नहीं दिया है। इसी वजह से कांग्रेस जैसी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी का बंदा होने का आरोप लगाती है। दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि कांग्रेस के साथ साथ मुसलमान और दलित और निचली कौमें, जिनके लिए असदुद्दीन ओवैसी हमेशा आवाज़ उठाते हुए नज़र आते हैं, वो भी असदुद्दीन ओवैसी पर इस तरीके के आरोप लगाते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आखिर में आपसे गुजारिश करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी आपकी नज़र में कैसे इंसान हैं, हमें कमेंट में आप ज़रूर बताइए और हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी ज़रूर लिखिए, ताकि उसके ज़रिए से हमारी भी हौसला अफजाई हो। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्त अहबाब को भी ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।